नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। सभी एग्जाम में छोटे हो या बड़े हो, सभी में इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको जो है हमको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियां, अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा तीन शब्द। सबसे पहले हम जो है नदियों को पढ़ने से पहले कुछ वोकैब को पढ़ेंगे, कुछ शब्दों की मीनिंग समझेंगे, जैसे कि सहायक नदी क्या होती है, मुख्य नदी किसे कहते हैं, अफवाह क्या है, अफवाह तंत्र क्या है, नदी घाटी क्या होती है, नदी बेसिन क्या होते हैं, जैसे कई सारे शब्दों को आज हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है हम एक एक करके भारत की जितनी भी नदियां हैं सभी को देखेंगे। भारत नदियों का एक देश है और यहाँ पर 400 के आसपास छोटी बड़ी नदियां हमें देखने को मिलती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शब्दावली पे हम जाएंगे। शब्दावली, क्योंकि जितने अच्छे से हमें ये क्लियर होगी उतने अच्छे से टॉपिक में आने वाले शब्दों को हम समझ पाएंगे, टॉपिक को उतने आसानी से हम समझ पाएंगे। तो शब्दावली में जैसे आपने सुना होगा अफवाह, अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र, और एक होता है अफवाह प्रतिरूप। ये तीन शब्द हैं। ठीक है, तीनों की अलग अलग मीनिंग है। अफवाह क्या होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, इसको ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो सबसे पहले अफवाह क्या होता है, तो आपको याद रखना है नदियों या सरिताओं का, नदियों या सरिताओं का धरातलीय प्रवाह, धरातलीय प्रवाह अफवाह कहलाता है। ठीक है, नदियों या सरिताओं का, जलधाराओं का धरातलीय प्रवाह, धरातल पर उनका बहना अफवाह कहलाता है। अफवाह तंत्र क्या होता है, तो इसमें आपको याद रखना है, इसका अर्थ है नदियों के उद्भव का समय, नदियों का उद्भव व समय के साथ, समय के साथ विकास। अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम नदियों के उद्भव और समय के साथ उनके विकास को लेते हैं। अफवाह प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो अफवाह प्रतिरूप क्या है, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में निर्मित, क्षेत्र विशेष में निर्मित ज्यामितीय, ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल रूप या प्रतिरूप अफवाह प्रतिरूप कहलाता है। नदियों द्वारा क्षेत्र विशेष में निर्मित ज्यामितीय रूप, ज्योमेट्रिकल शेप अफवाह प्रतिरूप कहलाता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अफवाह प्रतिरूप से कि हिमालय से निकलने वाली नदियां किस प्रकार का अफवाह, किस प्रकार का प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, कैसा पैटर्न बनाती हैं। पठारी भाग में बहने वाली नदियां किस प्रकार का पैटर्न का निर्माण करती हैं। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो है नोट करते रहिए साथ साथ। इसके बाद जो है आगे बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा, एक होता है अनुवर्ती नदियां, अनुवर्ती नदियां, और एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदियां।
कुछ नदियां अनुवर्ती होती हैं और कुछ नदियां पूर्ववर्ती होती हैं। दोनों में क्या अंतर है? शब्द से पता चल रहा है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की तरह, ठीक है, और अनुवर्ती का मतलब होता है किसी चीज का अनुसरण करना। तो पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जैसे जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस समय सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र एक निश्चित दिशा में बहती थी, ठीक है। समय के साथ साथ उनके अवसादन से जो तैथिस सागर में जाके इकट्ठा हो जाता था, मैंने आपको तैथिस सागर के बारे में समझाया है। तैथिस सागर में उनके अवसादन इकट्ठा होने से हिमालय पर्वत का उत्पत्ति होती है। तो ये नदियां क्या होती हैं? उस हिमालय पर्वत को काटकर अपने उसी मार्ग में बहती हैं जिस प्रकार से वो पहले बह रही थी, अर्थात उनमें किसी प्रकार का मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो वो पहले बह रही थी आज भी उसी मार्ग पे बह रही हैं, तो इसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। ऐसी नदियां जो अपने मार्ग का अनुसरण पहले की तरह करती हैं, पहले की तरह करती हैं, अर्थात इनके मार्ग में किसी प्रकार का कोई उच्चावच आता है। उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार, मैदान, किसी प्रकार की कोई आकृति का निर्माण होता है तो ये उसको काट के और अपने उसी मार्ग में बहती हैं जिस मार्ग में ये पहले बह रही थी। तो इनको कहते हैं पूर्ववर्ती, पहले की तरह, ठीक है। और अनुवर्ती नदियां कौन सी होती हैं? तो आपको पता है हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद वहां पे ग्लेशियर का निर्माण हुआ, हिमनद बने और उनसे जो है कई नदियां निकली, ठीक है। तो जब वो निर्माण हुआ तो उस समय जो है जो पहले की कुछ नदियां थी उन्होंने जो है काट के घाटियों का निर्माण किया था। वो हिमालय पे जो ग्लेशियर बने उनसे निकलने वाली नदियां उन्हीं घाटियों का अनुसरण करती है, अर्थात पहले ढाल का निर्माण हुआ, पहले मार्ग बना, उसके बाद नदियों ने बहना शुरू किया, ठीक है। तो वो जो है उन्हीं ढाल का, उन्हीं घाटियों का अनुसरण करते हुए बहती हैं, इसलिए उनको अनुवर्ती नदियां कहती हैं, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं जब नदियां किसी ढाल या घाटी का अनुसरण करते हुए बहती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदियां कहते हैं। आपको इस तरीके से याद रखना है। कुछ लोग होते हैं कि कितनी भी जीवन में परेशानी आ जाए, ठीक है, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, उन कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए और अपने मार्ग तक उसी तरीके से पहुंचते हैं जिस हिसाब से जो है उन्होंने शुरू से चला। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस हिसाब से परिस्थिति देखते हैं कि आज परिस्थिति विषम है तो दूसरी साइड चले जाते हैं, ठीक है, अपना मार्ग चेंज कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनुवर्ती नदियां, ठीक है। तो पूर्ववर्ती जो अपने पूर्व मार्ग पे चलती हैं, अनुवर्ती जो किसी ढाल के अनुसार, ठीक है, या किसी घाटी के अनुसार बहती हैं, उनको कहते हैं अनुवर्ती नदियां। एक और आता है, इसके बाद हम बात करेंगे आपने नाम सुना होगा मुख्य नदी और दूसरा है सहायक नदियां, ठीक है। मुख्य नदी और सहायक नदी में क्या अंतर होता है? तो आपको ऐसे समझना होगा कि इनमें एक कॉमन सा डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं कि यमुना गंगा की सहायक नदी है, लेकिन हम क्यों माने, ठीक है। कोई दूसरे व्यक्ति अगर कहने लगे कि नहीं गंगा यमुना की सहायक नदी है, इस तरीके से पहले हमारी गंगा आती है और उसमें यमुना आके इलाहाबाद के पास मिल जाती है और उसके बाद आगे जो है हम मानते हैं कि ये गंगा बह रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहने लगे कि नहीं ये यमुना है, तो आप उसको किस तरीके से
प्रूव करोगे कि नहीं, जो मुख्य नदी है वो गंगा है और जो सहायक है वो यमुना है। तो आपको ऐसे समझना है कि आपके घर से बाथरूम के पास से एक नाली निकलती है और वो जाके एक नाले में गिरती है। अगर कोई कहे कि वो नाला जो है आपकी नाली में गिर रहा है, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि नहीं, नाला जो है गहरा होता है, नीचा होता है, और हमारी नाली ऊंची होती है, और नाली जो है किस में गिरती है, नाले में गिरती है। इसका मतलब ये हो गया मुख्य नदी कौन सी होती है, ऐसी नदी जिनकी घाटी नीची होती है, जिनकी घाटी नीची होती है। और सहायक नदियां कौन सी होती हैं, तो वे नदियां जिनकी घाटी अपेक्षाकृत ऊंची होती है, वो हमारी सहायक नदियां होती हैं। मुख्य नदियां जिनकी घाटी नीचे होती है, मतलब जिनकी तलहटी नीचे होती है। तो नीचे वाली में तो ऊपर वाली गिरती है ना, कभी नीचे वाली ऊपर वाली में तो गिर नहीं सकती। तो इसीलिए जिसकी नीची है वो मुख्य नदी है, जिसकी घाटी ऊंची है वो सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दो शब्द और आपने सुने होंगे। एक होता है नदी घाटी, दूसरा होता है नदी बेसिन। ठीक है, नदी घाटी और नदी बेसिन में क्या अंतर होता है, तो इसको इस तरीके से समझिएगा कि नदी घाटी क्या होती है। सपोज कोई नदी है, बह रही है, ठीक है, मान लो गंगा है, तो इसमें क्या होता है, कुछ ट्रिब्यूटरी आती हैं, कुछ ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, इनके द्वारा भी इसमें पानी आ रहा है। कुछ यहाँ का भूमि का, ठीक है, भूमिगत जल होगा वो भी इसमें आ रहा है। कुछ ऐसा जल है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष है, कुछ ऐसा है जो अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो इस नदी में जितने क्षेत्र का जल आता है, ठीक है, किसी नदी में जितने क्षेत्र का जल आता है वो पूरा क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। वो पूरा क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। किसी नदी में जितने क्षेत्र का जल आता है, जितने क्षेत्र का जल आता है वह संपूर्ण क्षेत्र नदी घाटी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब होता क्या है कि नदी बेसिन कुछ ही नदियों का होता है, लेकिन नदी घाटी सभी नदियों की होती है। ठीक है, तो कैसे कि जब किसी नदी में जितने क्षेत्र का जल आता है और वो नदी उस संपूर्ण जल को किसी सागर तक ले जाती है। ठीक है, यदि कोई नदी ऐसे लिख दिए, जब कोई नदी अपने संपूर्ण नदी घाटी क्षेत्र के जल को समुद्र तक ले जाती है, तो उस नदी घाटी क्षेत्र को नदी बेसिन कहते हैं। अर्थात
नदी घाटी और नदी बेसिन में बस इतना सा अंतर है कि नदी घाटी सभी नदियों की होती है। क्यों होगी? क्योंकि प्रत्येक नदी में कुछ निश्चित क्षेत्र का, उसके आसपास का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जल आता है, तो वो पूरा क्षेत्र जो है नदी घाटी कहलाता है, जितने क्षेत्र का जल जो है उस नदी में आ रहा है। लेकिन अगर कोई नदी उस पूरे क्षेत्र के जल को समुद्र तक ले जाती है, सपोज गंगा, ठीक है, तो गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जाके मिलती है दूर दूर से, ठीक है, और वो जो है उस सारे जल को जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसके अलावा हमारी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सभी नदियां क्या हैं? जो समुद्र तक जाती हैं। तो ये अगर ऐसा कभी होता है कि जब नदी जो है संपूर्ण जल को समुद्र तक ले जाती है, तो वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा नदी घाटी क्षेत्र नदी बेसिन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि नदी घाटी सभी नदियों की होती है, लेकिन नदी बेसिन कुछ मुख्य नदियों का ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो हमारे दो शब्द हैं वो हैं, एक नाम सुना होगा आपने, डेल्टा, ठीक है, और एक सुना होगा एस्चुअरी। डेल्टा और एस्चुअरी में क्या अंतर है यह भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बार आपने सुना होगा गंगा नदी का डेल्टा, नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? तो याद रखना, डेल्टा जो बनता है वो मैदानी भाग की नदियों का द्वारा बनाया जाता है, और जो एस्चुरी बनाई जाती है वो पठारी क्षेत्र में बनता है। क्यों? याद रखना कि मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियां, सपोज आप खुद ही सोचिए कि कोई प्लेन है और उस पर आप पानी फेंके, तो वो पानी एक सीक्वेंस में जाएगा या फिर इधर उधर फैलेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि प्लेन में क्या होता है, पानी फैल जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो भी मैदानी भाग में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले, सपोज ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र में मिलने से पहले कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेज में, कई सारी छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाती है और एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। ये त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है, ठीक है, यही त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैदान में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले कई वितरिकाओं में, वितरिकाओं का मतलब होता है ब्रांचेज, कई वितरिकाओं में विभक्त होकर त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण, त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती हैं, ठीक है। यही त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आगे आप नोट कर लेना कि यही त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, मैं रफ कर दे रहा हूं, आप हैंड टू हैंड फिगर भी बनाना और डेफिनेशन भी लिखते रहना जो भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एस्चुरी पे। एस्चुरी क्या होती है? तो एस्चुरी की अगर हम बात करें तो पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां, पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले कई सारी वितरिकाओं में ना बटकर, कई सारी वितरिकाओं में ना बटकर एक चौड़े मुहाने का निर्माण करती हैं। इस चौड़े मुहाने को एस्चुरी कहते हैं, इस चौड़े मुहाने को एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको कि
डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है? डेल्टा होता है मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेज में, वितरिकाओं में बट जाती हैं, उन्हें हम और एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, उस त्रिभुजाकार आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां, पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले कई सारी वितरिकाओं में डिवाइड ना होकर एक चौड़ा मुहाना बनाती हैं, उसी को हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में क्या होता है, एक सेप बना हुआ होता है, एक ढाल बना हुआ होता है, तो वो फैल नहीं पाती है और क्या होता है कि डायरेक्ट जो है समुद्र में एक चौड़ा सा मुहाना बनाकर मिल जाती हैं, तो इसलिए जो है उसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, इतना जो है आपने नोट कर लिया होगा। तो अब जो है हम बात करेंगे नदियों के बारे में। तो आपको पता चल गया है कि भारत में नदी बेसिन और नदी घाटी में क्या अंतर है, मैंने आपको बता दिया है। तो हम बात करेंगे नदी बेसिन में। ठीक है, तो भारत में 6 मुख्य बड़े नदी बेसिन हैं। भारत में नदी बेसिन की हम बात करने जा रहे हैं। भारत में 6 मुख्य बड़े नदी बेसिन हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी बेसिन। उसके बाद सेकंड है हमारा गंगा नदी बेसिन। थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे हम गोदावरी नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन। फिफ्थ है कृष्णा नदी बेसिन और सिक्स्थ है कावेरी नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन। ठीक है, तो ये 6 बड़े नदी बेसिन है भारत में, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जब हम सिंधु नदी बेसिन पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सबको हम देख लेंगे। सेम ऐसी गंगा में, गंगा और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूरा जो है मिलके गंगा नदी बेसिन का निर्माण करती है, तो गंगा पढ़ेंगे और उनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको पढ़ेंगे। उसकी जो है उसको भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इससे जो है हम लगभग सभी नदियों को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो 1-2 छोटी छोटी बच जाएंगी उनको हम सिंगल अलग अलग जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक नोट करिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब जो है एक एक करके इन पे बात करते हैं। जो सबसे पहले है हमारा वो है सिंधु नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन। ठीक है, इस पे जो है हम सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी पे। सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, ये आपको मैंने मैप बनाया है, इसमें सिंधु नदी और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सबको दिखाया गया है। तो सिंधु नदी का ओरिजिन तिब्बत में शैन खब्बाब नाम से होता है। शैन खब्बाब नाम से होता है और ये भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से भारत में एंट्री करती है। आपको मैंने सारी श्रेणियां पढ़ा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देख लेना। लद्दाख और जास्कर श्रेणी से भारत में एंट्री करती है और जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास, जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास बुंजी नामक गार्ज का निर्माण करती हैं। बुंजी नामक गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, बुंजी नामक गार्ज का निर्माण करती है। तो गार्ज होता क्या है, तो आपको याद रखना है गार्ज क्या होता है। गार्ज जो है एक लंबी खड़ी नदी घाटी होती है।
ठीक है। नदी घाटी आपने सुना होगा, दोनों ओर से पहाड़ होते हैं, बीच में नदी बहती है, वो उसकी नदी घाटी होती है। तो अगर वो नदी घाटी क्या हो, एक लंबी हो, ठीक है, काफी दूरी तक हो, तो उसको हम गार्ज कहते हैं। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और उसको नदियों ने काटा तो उससे क्या हुआ कि गार्ज का निर्माण हुआ, एक लंबी नदी घाटियां बनी जिनको हमने गार्ज कहा। तो जो हमारी सिंधु नदी है वो बुंजी नामक गार्ज का निर्माण करती है। कहां पे करती है? गिलगिट में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में गिलगिट के पास बुंजी नामक गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सिंधु नदी का, इसी तरीके से आपको भी मैप बनाना है। इसके बाद हम बात करें तो सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी देता है, ठीक है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी देता है। तो आपको याद रखना है कि अगर सिंधु नदी ना होती, यदि सिंधु नदी ना होती तो पाकिस्तान एक मरुस्थल होता। इसीलिए पाकिस्तान को सिंधु नदी का प्रसाद कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि सिंधु नदी ना होती तो पाकिस्तान एक मरुस्थल होता, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंधु नदी का ओरिजिन तिब्बत में शैन खब्बाब नाम से होता है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से भारत में प्रवेश करती है और कश्मीर में गिलगिट नामक स्थान पर बुंजी नामक गार्ज का निर्माण करती है और फाइनली अरेबियन सी में गिर जाती है पाकिस्तान होते हुए। भारत जो है सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी का 80% पानी देता है और अगर सिंधु नदी ना होती तो पाकिस्तान एक मरुस्थल होता। इसीलिए पाकिस्तान को सिंधु नदी का प्रसाद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी है वो है झेलम नदी। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है झेलम नदी के बारे में कि झेलम नदी का उद्गम यह आपको दिखाया गया है यहाँ पे बेरीनाग झील से होता है। बेरीनाग झील से होता है, ठीक है, उद्गम। झील भी आपको सब पढ़ा दी गई हैं, आप देख लेना, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील से होता है। ये कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, यहां पे दिखाया गया है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। और जो आतंकवादी होते हैं वो इसी सिंधु नदी की घाटी से भारत में प्रवेश करते हैं। इसलिए सिंधु नदी की घाटी को, झेलम नदी की घाटी को, झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान का कुछ दूर तक बॉर्डर बनाती है और जो आतंकवादी होते हैं वो इसी झेलम नदी की घाटी से भारत में प्रवेश करते हैं। इसलिए झेलम नदी की घाटी को आतंकवादियों का प्रवेश द्वार कहते हैं। आतंकवादियों का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो याद रखना, पूछ सकता है कि किस नदी की घाटी को आतंकवादियों का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो झेलम नदी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है और इसी के सहारे आतंकवादी जो है भारत में एंट्री करते हैं। इसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है चेनाब की सहायक नदी है।
चेनाब की सहायक नदी है। ठीक है, ये हमारी चेनाब आ रही है, यहां पे लिख देता हूं मैं आपको झेलम। ठीक है, ये हमारी है सिंधु। ठीक है, यहां पे है बेरी नाग, और यहां पे ये बॉर्डर बना रही है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान में चेनाब नदी में आके मिल जाती है। किसकी सहायक नदी है? चेनाब की सहायक नदी है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चेनाब नदी की। चेनाब नदी, तो चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल में चंद्र और भागा, उद्गम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दो शाखाओं के रूप में होता है, चंद्र और भागा। ठीक है, ये चंद्र होगी और दूसरी भागा के नाम से होता है। जब दोनों शाखाएं मिलती हैं तो इनको चंद्र भागा कहते हैं, चंद्र भागा कहते हैं। और जब ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो इसको चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सतलज की सहायक नदी है, सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, ये पाकिस्तान में सतलज नदी से आकर मिल जाती है यहां पर। ठीक है, पाकिस्तान में सतलज नदी से मिल जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं रावी नदी की। नेक्स्ट है हमारी रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से होता है, रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक है, ये भी मैंने आपको दर्रे पढ़ा दिए हैं, तो आप देख लेना एक बार इनकी लोकेशन। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से ये मुल्तान के पास चेनाब से मिल जाती है। मुल्तान के पास चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, तो किसकी सहायक नदी हुई? चेनाब की सहायक नदी है। आपको याद रखना, रावी और झेलम दोनों चेनाब की सहायक नदी हैं, चेनाब की ट्रिब्यूटरी हैं। मुल्तान के पास ये चेनाब से मिल जाती है, पाकिस्तान में है मुल्तान। ठीक है, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। उसके बाद इसी नदी के किनारे पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस शहर लाहौर, लाहौर इसी नदी के किनारे स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतनी बात जो है आपको याद रखनी है रावी नदी की। इसके बाद अब हम बात करते हैं सतलज नदी पे। सतलज नदी पे रावी। ठीक है, और यहां पे है मुल्तान। ठीक है, ये हमारा मुल्तान है। इसके बाद बात करते हैं सतलज नदी पे। सतलज नदी, तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राकस ताल से होता है, राकस ताल से होता है। ये भारत में सिपकिला दर्रे से होकर ये यहां पे एक पास है जिसको हम कहते हैं सिपकिला पास।
शिपकिला दर्रे से, ठीक है, भारत में शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी आकर इससे मिल जाती है, यहां पर चेनाब नदी आके मिल रही है, और दोनों की संयुक्त धारा को पंचनद कहते हैं, ठीक है। दोनों की संयुक्त धारा को पंचनद कहते हैं, किस किस की, सतलज नदी और चेनाब नदी की, और इसी नाम से ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई। उद्गम राकसताल से, तिब्बत में राकसताल, ठीक है। उसके बाद शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और यहां पे पाकिस्तान में चेनाब नदी इससे आके मिल जाती है, और दोनों की संयुक्त धारा को पंचनद कहते हैं, और इसी नाम से ये जो है सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये है हमारी सतलज, ठीक है। इसके बाद जो हमारी लास्ट है वो है ब्यास नदी, जो लास्ट है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से होता है, ब्यास कुंड से होता है, ठीक है। उद्गम हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से होता है, और ये हरिके नामक स्थान पर, ये जो स्थान है हरिके नामक स्थान पर क्या होता है, सतलज से मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है, और यहीं से इन दोनों के संगम से एक नहर निकाली गई है, जिसको हम इंदिरा नहर कहते हैं, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो पूरे राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध कराती है, ठीक है। और इसी नहर की वजह से हमारी हरित क्रांति पंजाब और राजस्थान हरियाणा में बहुत अधिक फली फूली, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंदिरा नहर सबसे बड़ी नहर है। तो इस तरीके से ये सतलज और ब्यास के संगम से, सतलज और ब्यास जहां पे मिलती है, हरिके नामक स्थान से जो है ये निकाली गई है। तो इस तरीके से हमने सिंधु और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी थी उन सबको हमने देखा एक एक करके। आपको एक एक नदी का मैप बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से अपनी कॉपी में मैप बनाना है, उसके जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको नोट करने हैं, ठीक है। जितने अच्छे से आप मैपिंग करोगे उतने अच्छे से ही आप जो है इनको तैयार कर पाओगे। और प्लीज कोई भी दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। यहाँ पे जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सबसे पहले सोल्व करूंगा, उसके बाद ही हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो प्लीज मेहनत करिए, ठीक है। जो लॉकडाउन हुआ है उसका जो है आप फायदा उठाइए, और आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी इतनी तैयारी रखिए कि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।